मुंबई सपनों की नगरी है। हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, आंखों में कोई न कोई ख्वाब लिए। वह भी आया, लेकिन सपना नहीं, एक साजिश। एक क्राइम स्टोरी जो मुंबई के समुद्र महल में लिखी गई, अंजाम दिया गया राजस्थान के कोटा में, जिसका अंत हुआ यूपी में जाकर, और जिससे जुड़े थे तब के दो मुख्यमंत्री। यह किस्सा है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल के इकलौते बेटे का। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, हमारी आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट तैयार किया गया लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मालूम हो कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल मुंबई के पॉश इलाके वली में एक शानदार इमारत है, समुद्र महल के नाम से, बिल्कुल समुद्र के पास। कभी यहाँ सिंधिया राज परिवार का बंगला हुआ करता था। 60 के दशक में बंगला टूटा, बिल्डिंग खड़ी हुई, कई बड़े बड़े चर्चित लोग रहने आए। इसी बिल्डिंग में घर था रामदेव अग्रवाल का। उन्होंने बेटे वैभव को आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा भेजा था। 10 जून 2015 की बात है। एक कॉल आता है वैभव के पास और बोला जाता है, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, आपका ताऊ तरुण अग्रवाल पंडुचेरी में प्लास्टिक सर्जन है। मैं उन्हीं का दोस्त हूँ। मेरा नाम है आर.एस. श्रीवास्तव। और फिर आर.एस. श्रीवास्तव बोलते हैं, आपने बेटे का आईआईटी के कोचिंग दिलाना चाहता हूँ, आप जहाँ पढ़ते हैं वो कोचिंग दिखा दीजिए। इतने परिचय के बाद विश्वास करना सहज था। वैसे भी सामने वाला केवल कोचिंग की बिल्डिंग देखना चाहता है। वह बिना किसी संकोच के उनके साथ चल दिया। हॉस्टल वाली बिल्डिंग से बाहर निकलते ही इस आर.एस. श्रीवास्तव ने वैभव को सामने खड़ी कार में बैठने को कहा। कार में उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसमें पहले से कोई दवा मिली थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वैभव बेहोश हो गया। और फिर यहाँ से शुरू हुई एक क्राइम स्टोरी, और एंट्री हुई बरेली के डीआईजी राजेश पांडे की, जो उन दिनों यूपी एसटीएफ में डीएसपी थे। राजेश पांडे के क्लासमेट थे वीरेंद्र सिंह। उस वक्त वह मुंबई में इनकम टैक्स में बहुत सीनियर पोजीशन पर थे, और उनका फोन आया मदद मांगने के लिए। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप है, उनके पार्टनर रामदेव दी के बेटे की किडनैपिंग हो गई है। बिजनेसमैन के घर फिरौती की कॉल आई। बदमाशों ने पहले 20 करोड़ रुपए मांगे, फिर घटाकर 10 करोड़ किया। परिवार ने बदमाशों की कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। उन्हें यह तो अंदाजा था कि अपहरण करने वाला उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत के हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि उत्तर भारत में कहाँ के। उन्होंने राजेश पांडे से मदद मांगी और राजेश पांडे को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। उन्होंने उसको सुना गया। सुनकर अंदाजा लग गया कि यह वेस्टर्न यूपी की भाषा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के आसपास की रैंडम कॉल करने वाला उसी भाषा में बोल रहा है। राजेश पांडे ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। उन्होंने पुराने गैंग के रिकॉर्ड निकलवाए और फिर उनकी जो वॉइस सैंपल है उनको मिलान कराया। पर अपहरणकर्ताओं का ठिकाना पाने के लिए उन्होंने अपने सारे सूत्र लगा दिए। हालांकि एक परेशानी थी कि वो ये सारा काम अपने इनकम टैक्स अधिकारी दोस्त के लिए कर रहे थे। उनके पास कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया था।
इसी बीच एक कॉल और राजेश पांडे के पास आया मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के सीनियर मैनेजर रामदेव जी का, और वो बहुत परेशान थे। तो राजेश पांडे ने कहा कि आप पहले हमारे डीजी साहब को ये बताइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और इसमें हमारी मदद करें। उस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह थे। आपस में इन लोगों की बात हुई तो डीजी साहब ने इस केस में आगे बढ़ने के लिए आदेश दे दिया राजेश पांडे साहब को। और फिर राजस्थान मुंबई की पुलिस आ गई, एसटीएफ पूरी की पूरी लगा दी गई। टैग करते करते एसटीएफ को नए नंबर मिल गए, लोगों की कॉल मिलने लगी। किडनैपर परिवार वालों को लगातार धमका रहे थे। रामदेव अग्रवाल के लिए पैसा कोई दिक्कत नहीं थी, अपने इकलौते बेटे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन किडनैपर्स का भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन फिर भी 17 दिन बाद 27 जून 2005 को ये लोग 4 करोड़ कैश लेकर मुंबई से दिल्ली आ गए। दिल्ली से किडनैपर्स उन्हें आगे की जगह बताते रहे। पहले सहारनपुर रोड पर ले गए, फिर इस चौराहे कभी उस चौराहे, पहले वो चेक करते रहे कि पीछे पुलिस तो नहीं है। किडनैपर्स तसल्ली कर लेना चाहते थे, वे परिवार को इधर उधर घुमा रहे थे। ऐसी ही चिंता रामदेव को भी हुई, कहीं अगर किडनैपर्स को पुलिस के बारे में पता चल गया तो उनके बेटे का क्या होगा। जाहिर सी बात है। और फिर ऐसा लगा वैभव के माता पिता को कि पुलिस हमारे पीछे है, तो उन्होंने फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात की और यह कह दिया कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो आप लोग बीच में कोई कोशिश ना करें, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो कॉल आई राजेश पांडे के पास और बोला गया पैसा दे दे, फिर ऑपरेशन करिएगा, उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दो सीएम की बात और डीजी का आदेश, एक मासूम की जान और सामने बदमाश एसटीएफ, अजीब कसमकस में थी। और फिर तय किया कि पर्दे के पीछे से अपना काम जारी रखेंगे। किडनैपर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बैकअप प्लान होना चाहिए था। टीम परिवार और किडनैपर्स के बीच की फ़ोन कॉल्स सुनती रही। उसी से पता चल रहा था कि बदमाशों ने वैभव के पेरेंट्स को कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर के खतौली में एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचने को कहा है। परिवार और बदमाशों के पहुंचने से पहले यहां एसटीएफ टीम आ गई। कुछ देर बाद एक गाड़ी से वैभव के परिवार वाले पहुंचे तो देखा वहां पर पहले से मारुति खड़ी थी, उसके पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उनको कहा गया कि दोनों बैग उसी में रख दे। एफ के लोग भी पीछे पीछे थे। शीतल रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर एक जगह से देख रहे थे, पैसा उसमें रख दिया गया। एक जो कांस्टेबल था उसने कहा कि साहब यह कोई जोड़ी नहीं है कि बच्चा अभी तक जिंदा हो, आँख के सामने से पैसा ले जाएगा तो बहुत बदनामी होगी हम लोगों की। और फिर किडनैपर सामने से निकले जा रहे थे, फैसला तुरंत लेना था। राजेश पांडे की टीम बिना कोई पल गवाए तुरंत बदमाशों की गाड़ी के पीछे लपकी। कुछ दूर पीछा करने के बाद उस कार को रोक लिया गया, लेकिन कार में केवल एक शख्स था। राजेश पांडे उस आदमी को दबोच लिया। उससे पूछा गया कि बच्चा कहाँ है। उसने कहा कि साहब हमें पैसा लेने के लिए भेजा गया है। राजेश पांडे के भी होश उड़ गए कि यह बड़ी गलती हो गई, अगर बच्चे को मार देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एसटीएफ अब ऐसे स्थिति में थी जहां से पीछे नहीं लौटा जा सकता था। उनके पास एक ही सूत्र था, जय कुमार, जो कि गाड़ी का ड्राइवर था, उसी से आगे की लीड लेनी थी। टीम ने कुछ सोचा और जय कुमार को पास के नहर के किनारे ले जाकर थोड़ी सख्ती दिखाई। वह टूट गया और राजेश पांडे की टीम को गाजियाबाद की एक बिल्डिंग में ले गया। बच्चा वहां किचन के नीचे हाथ पैर बांध के मुंह पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया था। बहुत ही बुरी स्थिति में था वैभव। उसे छुड़ाया गया तो वह लिपट कर रोने लगा। उसे यकीन ही नहीं था कि वो अब आज़ाद है। किडनैपर्स के चंगुल से वैभव 17 दिन बाद
छूटा। जांच में पता चला कि जय कुमार तो केवल एक मोहरा है, मास्टरमाइंड तो वह राहुल त्यागी है जो आर.एस. श्रीवास्तव बनकर वैभव से कोटा में मिला था। उसके कुछ और साथी गिरफ्तार हुए। मुंबई की एक महिला अमीसी का भी नाम आया। जिस समुद्र महल बिल्डिंग में रामदेव रहते थे, उसी में अमीसी अपने पति के साथ रहती थी। अमीसी और राहुल त्यागी दोनों दोस्त थे। अमीसी की शादी हो गई तो वह मुंबई में रहने लगी। राहुल त्यागी आईआईटी पास आउट था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। यह अमीसी से मिलता रहा और अमीसी ने इस फैमिली के बारे में बताया कि इनके पास बहुत पैसा है। अगर किडनैपिंग की जाए तो इतना पैसा मिल जाएगा कि अपना कोई भी रोजगार एस्टेब्लिश किया जा सकता है। वैभव अपनी पड़ोसन अमीसी को आंटी कहता था। वैभव और अमीसी एक दूसरे को जानते थे। राहुल ने पुलिस को बताया कि इस आंटी ने ही उसे वैभव की लोकेशन और सारी जानकारी दी। हालांकि हाई कोर्ट ने अमीसी को बरी कर दिया। राहुल और उसके दो साथी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।